नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज दुनिया बेहद कशमकश से गुजर रही है। आर्थिक उथल फुथल है और जिस तरीके से महंगाई लोगों को झिला रही है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से वॉर के हालात बने हुए हैं, ईरान अमेरिका के बीच में अभी भी तनाव अपने चरम पर है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन की सांसें अटकी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की बात चाहे हम कर लें या फिर क्रूड ऑयल के दामों के ऐतिहासिक उथल पुथल जो मची है उसकी बात कर लें, एक आम निवेशक जो है उससे लेकर के देश की अर्थव्यवस्था तक हर कोई इन ग्लोबल ट्रिगर्स की तपिश जो है महसूस कर रहा है। और इन तमाम सवालों में अगर आप भी उलझे हुए हैं तो इसका सटीक जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट्स अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देखिए, अनुज जी हमारे शो में मौजूद हैं और ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोने चांदी में जिस तरीके से महंगाई देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल के दाम क्यों आगे बढ़ रहे हैं और अभी मिडिल ईस्ट में क्या तनाव बना हुआ है, इस पर अनुज जी अपनी बेबाक राय यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। अनुज जी, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि हाल में सोने चांदी की कीमतों में जो रिकॉर्ड तेज़ी आई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तेज़ी, ये हमने जनवरी के महीने में देखा था, जिसमें गोल्ड करीबन 1,90,000 तक चला गया था और चांदी करीबन 4,20,000 तक चली गई थी। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि एक फोमो क्रिएट हो गया था, फिजिकल जो सप्लाई थी वो क्रंच हो गई थी, जिसकी वजह से हमने एक तेज़ी का ट्रेंड बनते हुए देखा था। इन्वेस्टमेंट डिमांड जो थी वो वहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भाव करेक्ट होते हुए दिखाई दिए और पिछले एक महीने से काफ़ी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ETF की डिमांड बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो चाइना लगातार सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड के भावों में आता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पिछले 2 सालों की अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक अच्छी तेजी हमने गोल्ड में सिल्वर में आती हुई देखी है। नहीं, तो ये डिमांड एक तरफ हम युद्ध के हालातों से देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या अभी तनाव बना हुआ है, दूसरी तरफ ये अचानक से डिमांड जो सोने की बढ़ी है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं? ये क्या लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि जल्दी से खरीद के रख लें? देखिए, ये होता है जनरली लोग 2 चीज़ें होल्ड करते हैं, तो करेंसी होल्ड करते हैं या गोल्ड होल्ड करते हैं। वॉर की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, तो लोगों को लगता है कि वॉर की वजह से करेंसी को आप ले जा नहीं सकते, करेंसी को आप होल्ड नहीं कर सकते, और क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो ऐसे में लोग जो हैं जनरली सेफ हेवन एसेट को होल्ड करते हैं। तो ऐसे में क्रूड जो गोल्ड है वो सबसे पहले आता है। हालांकि क्रूड भी सेफ हेवन एसेट होता है बट उसको होल्ड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए लोग गोल्ड को होल्ड करते हैं, जिससे कि उसको अगर वो कहीं पर भी शिफ्ट होते हैं तो उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ सेफ अगेन अनसर्टेनिटी और एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग गोल्ड को बाय करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो सोना है वो लोगों के लिए सेफ पॉइंट बना हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि अभी इसको स्टॉक करके इसका रख लेते हैं ताकि आगे हमारे काम आएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है उसके बाद मान लीजिए अगर कोई शिफ्ट कर रहा है अपना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको गोल्ड ले आना ईजी होता है, तो उसको वहाँ जाकर वो यूज़ कर सकता है। करेंसी उतनी जल्दी वो ले आ नहीं सकता, तो इसलिए गोल्ड लोग होल्ड करते हैं एक लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव के लिए कि वहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट भी मिलता है और अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो क्या ये जो तेज़ी आई है, जैसे हम देख रहे हैं कि सोना अचानक से महंगा हो रहा है, अचानक से सस्ता हो रहा है और ज़्यादातर तेज़ी से महंगाई हमने सोने में देखी है, भाव बढ़ रहे हैं उसके, तो ये दुनिया भर में फैले जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका नतीजा है या फिर चीन और अन्य देशों के सेंट्रल बैंक्स की जो भारी खरीदारी, क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई, इसकी खरीदारी इसका कारण है? इन दोनों चीज़ों में से आप क्या मान रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर हम एक माइक्रो लेवल पे बात करें तो गोल्ड ETF की डिमांड बहुत बड़ी है। हमने भी लेटेस्ट म्यूचुअल फंड का डेटा देखा है जिसमें काफ़ी लोगों ने ETF में खरीदारी करी है। और अगर हम मैक्रो लेवल पे जाएँ तो यहाँ पर डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड के अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पास गोल्ड होगा तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी, क्योंकि गोल्ड हमेशा से ही वेल्थ का पार्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर गोल्ड बाय कर रहे हैं, जिससे कि उनको आगे चलकर फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए सेंट्रल बैंक्स में यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल आदमी भी खरीदारी कर रहा है, एक निवेशक भी खरीदारी कर रहा है और सेंट्रल बैंक्स भी खरीदारी कर रहे हैं। तो तीनों का ही जो मेल जोल है वो गोल्ड के भावों को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो अभी बीच में कुछ खबरें आई कि सोना कहीं सस्ता हुआ और उसके बाद कहीं हमने देखा कि एक दिन महंगा हो रहा है, दूसरे दिन जाके सस्ता हो रहा है। आम जो इंसान है, क्योंकि वो भी खरीद रहा है, अब वो कन्फ्यूज़न में है कि वो खरीदे या बेचे। जब महंगा हो रहा है तो वो बेच दे या फिर सस्ता हो रहा है तो वो खरीद के रख ले।
देखिए, अगर मैं पिछले 10 सालों के डेटा की बात करूँ तो गोल्ड करीबन 600% बढ़ा है पिछले 10 सालों में। तो अगर हम एक ट्रेडिंग सोच रहे हैं कि आज हम ले रहे हैं, कल हमें रेट मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक लंबी अवधि के लिए लेके चल रहे हैं, 4 से 5 साल या 10 साल के व्यू के लिए, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ऐसा हमारा मानना है कि लंबी अवधि में गोल्ड बहुत अच्छे रिटर्न देता है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली इसको देखा है। अगर आप 100 साल का भी डेटा देखेंगे तो वहाँ पर भी हमने एक अच्छी खासी रिटर्न आती हुई देखी है। तो अगर हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको एक लंबी अवधि का व्यू बना के चलना चाहिए, ना कि छोटी अवधि का। छोटी अवधि में रिटर्न मिल जाए वो ठीक है, बट गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, उसको ट्रेडिंग का प्रोडक्ट ना बनाएं। लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें फिजिकल लेते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो वो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो। बट इसको अगर आप एक लंबी अवधि का व्यू बना के चलेंगे तो डेफिनेटली उसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और हमने देखा है कि लंबी अवधि में गोल्ड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जो छोटा निवेशक है और जो आम इंसान है वो क्या करे? देखिए, जनरली गोल्ड लोग फिजिकल में लेना पसंद करते हैं। जो आम निवेशक हैं वो जनरली फिजिकल में गोल्ड बाय करते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। उनको खरीदारी करना चाहिए। वो हर महीने कुछ क्वांटिटी बना सकते हैं लेने के लिए। ऐसा एक व्यू बना के चलें कि हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी आपको ऐड करनी है। नहीं तो गोल्ड ETF हैं वो ले सकते हैं। एक्सचेंज के थ्रू जाकर भी अपने डीमैट अकाउंट में गोल्ड ले सकते हैं। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन कि आपके पास किस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डीमैट में भी ले रख सकते हैं, आप ETF भी ले सकते हैं। आपको अगर फिजिकल की रिक्वायरमेंट है तो आप ज्वेलर के पास जाकर स्मॉल क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं छोटा छोटा निवेश करते हैं Yes, जो yes, आम लोग हैं। yes. और क्या जो आम लोग हैं, जो मैं बड़े इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ जो आम इंसान है, जो अभी शादी का सीज़न आने वाला है, जैसे अक्षय तृतीया आ गई, तो उस दरमियान जो लोग खरीदते हैं, तो क्या वो छोटा छोटा निवेश करना शुरू कर दें या फिर कैसे करें? बिल्कुल, गोल्ड में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 100 रुपये महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से आप 20 रुपये आप गोल्ड में निकाल के रखिए। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपको हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड इज़ अ प्रोडक्ट जिसको आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप लंबी अवधि के बाद देखेंगे तो यू विल गेट कि हाँ, मेरे को एक बहुत अच्छा रिटर्न मिला। बहुत अच्छा रिटर्न। तो आप हर महीने, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप कोई इनकम किसी को आ रही है इनकम, तो उसमें से 100 रुपये वो गोल्ड के लिए निकाल के रखें और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता चले। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, ये अनुज जी का कहना है। अच्छा अनुज जी, इस ऑल टाइम हाई मार्केट में अगर एक आम रिटेलर जो है, निवेशक भारी कन्फ्यूज़न में भी आ जाता है, और उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? अभी निवेश करना सही अभी के हालातों पे अगर देखें कि जिस तरीके से कभी हॉर्मुज पे ईरान कब्जा कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, तो ऐसे में उथल पुथल तो मार्केट में भी मची हुई है, तो आम रिटेलर जो है वो क्या करें? देखिए, गोल्ड के भाव जनवरी में बहुत बढ़ गए थे। अगर आप कंपेयर करेंगे जनवरी के भाव से तो करीबन 30% भाव नीचे आ चुके हैं। चांदी के भाव भी करीबन 50% नीचे आ चुके हैं। तो यदि अच्छा मौका है, हाई से भाव नीचे करेक्ट हो चुके हैं, और जिनको अगर शादी वगैरह है, जिनके घर में फिजिकल रिक्वायरमेंट, तो उनको लेना चाहिए। और उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करें। एक SIP का फॉर्म बना के चलें, उसमें आप खरीदारी करें। आप लोअर क्वांटिटी लेकर चलें, आप स्मॉल क्वांटिटी लेकर चलें, बट ऐड ज़रूर करें। क्योंकि जो ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, जिसमें आप देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, कभी ओपन हो रहा है, कभी वॉर हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो ऐसे में बहुत अनक्लियर सा माहौल हो गया है। तो ऐसे में करेंसी यहाँ पर डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप करेंसी की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी कल परसों की ये खबर है तो मुझे वो याद आ गई, क्योंकि ये पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं कि ईरानी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा लेके रख रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कल को अगर युद्ध रुकता है, वो ईरान जाते हैं, या फिर उनको ये उम्मीद है कि ये करेंसी जो है आगे चल करके हमें मुनाफा दे सकती है, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे बात करें तो ईरान एक वे है। अगर आपको UAE के अंदर एंट्री करना है तो पाकिस्तान बाया रोड आप ईरान से एंट्री कर सकते हैं। तो ये कि आपको वहाँ पे फ्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली बॉर्डर क्रॉस आपको बाय रोड करना। तो एक वो वे है कि अगर आपके पास ईरानी करेंसी होगी तो आप इजीली ईरान से ट्रैवल होते हुए आप UAE के अंदर या दुबई के अंदर भी जा सकते हैं। तो वो इंडिया के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ईरानी करेंसी है तो आप उसको आगे खर्च करके बाया रोड आप दुबई वगैरह जहाँ भी आपको जाना आप जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक नज़रिया है कि आपके पास अगर करेंसी है तो आप अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। वो रद्दी के भाव खरीद रहे हैं तो क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि वो ये सोच रहे हैं कि हम किलो के भाव में पहले खरीद के रख लेते हैं, देन इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, बिल्कुल, देखिए उनका एक व्यू है। उनका व्यू मुझे लगता है कि शायद इस वजह से है कि उनको लग रहा है कि अगर ये वॉर रुकेगी तो ईरान एक नई पावर आके निकलेगा, या ईरान के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, या अगर अमेरिका ईरान के ऊपर आता है तो अमेरिका वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स करेगा। तो उनका ये नज़रिया है कि अगर ईरान जो US है वो अगर ईरान को कब्जा में ले लेता है तो US वहाँ पर बहुत अच्छे डेवलपमेंट करेगा, जिससे कि ईरान की वैल्यू बढ़ेगी, ईरान की करेंसी इंक्रीज़ होगी, तो वो भी काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है, इसलिए वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर। तो क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं युद्ध जब रुकेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अमेरिका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो क्या ये भी तो संभावना हो सकती है ना कि संभवतः ईरान अपनी करेंसी ही चेंज कर दे?
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं, देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि ऐसी इकोनॉमीज़ नहीं करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत सारे फंड्स, उनकी फेडरल रिजर्व के फंड, उनके सेंट्रल बैंक्स के फंड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स सब उस करेंसी में होती है। तो करेंसी नहीं चेंज कर सकते, हालांकि उसको डिनोमिनेशन में चेंज कुछ कर सकते हैं, बट करेंसी चेंज नहीं होगा, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये समझ की बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मुझे लग रहा है अब क्लियर जो है लोगों को मैसेज मिल चुका होगा। अनुज जी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगर हम बात करें, ब्याज दरों में कटौती को लेकर के बात करें, जो अनिश्चितता बनी हुई है, और सोने की कीमतों की दिशा आखिर इस तरीके से अगर देखें तो कैसे तय होती है कि आज महंगा होगा, कल सस्ता हो जाएगा? ये कोई क्या फिक्स होता है क्या कहीं से? फिक्स कुछ नहीं, देखिए डिमांड सप्लाई के ऊपर एक ये डिपेंड होता है, प्लस यूएस के डेटा के ऊपर बहुत डिपेंड होता है ये, प्लस लोगों का अपना नज़रिया है, तेजी मंदी जो करते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल डिमांड। अभी हमने अक्षय तृतीया देखा, आया था पीछे तो यार, लोगों ने वहाँ पे जम के खरीदारी करी, तो वहाँ पे गोल्ड के भाव तेज हो गए। तो और आगे फिर हम देखेंगे, आगे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, तो शादियों का सीज़न का डिमांड है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिपेंड होती हैं। जहाँ तक फेडरल रिजर्व की बात है, इंटरेस्ट रेट पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं, क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, और जनरली ऐसे में सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कटौती नहीं करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट का तो स्टेबल रखेंगे या फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन को मैनेज करना है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आप पिछले 2-3 महीनों में देखेंगे तो किसी भी सेंट्रल बैंक ने, इवन आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करे हैं, उन्होंने स्टेबल रखे हैं। वो अभी वॉच करना चाह रहे हैं कि भाई आगे इन्फ्लेशन कैसा रहता है। अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो शायद मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे, मीन्स इंटरेस्ट रेट में आगे वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोगों का पैसा है वो सारा बैंक्स में आना चालू हो जाएगा। तो ये एक जो कंसर्न है वो गोल्ड के प्राइसेस को डिपेंड करता है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो लोग गोल्ड से पैसा निकाल के बैंक में डालना चालू करेंगे, तो ऐसे में फिर गोल्ड के भाव नीचे आ सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किए तो लोग बैंक से पैसा निकाल कर गोल्ड में पैसा डालना चालू करेंगे। तो ये एक इनडायरेक्टली या बोलें जो प्रपोर्शनेट है वो बहुत डिफरेंट है। ओके, फिजिकल गोल्ड की बात करें, डिजिटल गोल्ड की बात करें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आज बात करें, तो इन सब चीज़ों में आपको कितना अंतर नज़र आता है? देखिए कोई अंतर नहीं है, सबके प्राइस फिजिकल गोल्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आपने गोल्ड ETF लिया है तो वो भी फिजिकल बैक्ड है। आपने अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है, हालांकि वो तो बंद हो चुका है, बट आपके पास अगर है तो उसका भाव भी फिजिकल गोल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। फिजिकल गोल्ड का भाव तो फिजिकल के गोल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है टोटली बैक्ड बाई फिजिकल गोल्ड है। अगर आपने गोल्ड ETF लिया है तो वो भी बैक्ड बाई फिजिकल गोल्ड होगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो भी फिजिकल गोल्ड के बैक्ड है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं है, खाली ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। वो प्रोडक्ट आपने ETF में ले लिया, आपने डीमैट अकाउंट में रख लिया है, आपने म्यूचुअल फंड से लिया है, आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया वो आपने एक्सचेंज के थ्रू लिया है, आपने अगर गोल्ड फिजिकल लिया तो आपने ज्वेलर से लिया है। तीनों के भाव में कोई फर्क नहीं है, उनके भाव की उठापटक जो होगी वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी। ओके, मतलब तीनों में से अगर किसी भी इन्वेस्ट करते हैं तो सेम ही रहेगा या फिर कुछ उथल पुथल हो सकती है? सुरक्षित कौन सा है? देखिए सुरक्षित तो तीनों ही है। अच्छा, सिर्फ ये है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आपको फिजिकल रखना पसंद है, आप फिजिकल रख लीजिए। आपको लगता नहीं फिजिकल कैरी करना मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मैं कहीं ले आ नहीं सकता उसको, तो अपने डीमैट में, अपने वॉलेट में आप रख सकते हैं, डीमैट अकाउंट के अंदर। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। ओके, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें कि जब वैश्विक संकट अभी बना हुआ है और आगे भी जिस तरीके से आएगा, क्योंकि लोग इसे समझना चाहेंगे, तो सोने में जो निवेशक हैं वो सेफ हेवन सोना का बन जाता है, आपने हमें बताया। तो क्या आपको लगता है कि कमोडिटी सुपर साइकिल के एक नए और लंबे बुल की जो शुरुआत होगी वो देखने को हमें मिल सकती है आगे? देखिए वो शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। हमने कोविड के टाइम से देखा था, बहुत बड़े डिप्स आए थे मार्केट में, फिर वहाँ से बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला। अभी क्या है, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, क्योंकि ये वॉर की वजह से एक क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं। लोग अभी वॉच कर रहे हैं कि अभी बाइंग करें या ना करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। लोग ऐसे में निवेशक करने की बजाय सर्वाइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई अपना कैश बचा के रखिए, कभी रिक्वायरमेंट ना आ जाए। तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भाव थोड़े स्टेबल हो गए हैं यहाँ पे। बट हाँ, अगर जो एक साइकिल की बात है वो ऑलरेडी चल रही है, और हमें लगता है कि 2030 तक अगर हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे हायर लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी निवेश करना मतलब सेफ है? ये बिल्कुल, ओके, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 30-40% करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई लेवल से। भारतीय मार्केट की अगर हम बात करें, MCX की, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें, सोने के लिए टारगेट प्राइस आप आगामी दिनों के लिए भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है प्राइस? देखिए अगर हम बात करें दिवाली 2026 तक, क्योंकि दिवाली मेन त्यौहार रहता है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव को $5200 के आसपास, जो कि करीबन 1,60,000 1,65,000 तक जा सकते हैं। सिल्वर के भाव हमें लग रहा है कि $90 तक, जो कि करीबन अगर हम बात करें तो 3 लाख से लेकर 3,20,000 के आसपास चांदी के भाव देखने को मिल सकते हैं। 3 लाख के आसपास? अभी करीबन 2,60,000 के आसपास भाव चल रहे हैं, तो 3 लाख 3,20,000 तक लेवल जा सकते हैं। एक सवाल, क्योंकि आपने 2026 दिवाली की बात की, साल के अंत में अगर दिसंबर की बात करें तो क्या साल के अंत में हमें सोने के प्राइसेस जो हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे, या फिर 2027 में बड़ा झटका लगने वाला है?
देखिए गिरावट तो नहीं दिख रही है मेरे को। गिरावट तो ऑलरेडी भी आ भी चुकी है। आपने देखा कि भी $4,000 तक नीचे लेवल आ गए थे। चांदी का भाव $60 तक नीचे आ गया था। गोल्ड का भाव करीबन 1,28,000 तक नीचे आ गए थे। वहाँ से वापस जंप लेते हुए नजर आए हैं। तो जो भी डिप आएगा, अगर वो डिप आया भी तो फिर वहाँ पर आपको एक अच्छी रिकवरी बहुत स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट जो है आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगी। अगर आती भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो रिटेल हैं, निवेशक हैं, वो जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सोने के दाम कम हो तब जाएंगे, उनको इंतज़ार क्या लंबा करना पड़ सकता है? देखिए इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि फिर आप बाई नहीं कर पाएंगे। फिर आप एक फोमो वाली गाड़ी में चलेंगे कि मैं नहीं ले पाया, मैं नहीं पाया। तो इसलिए आई एम सेइंग कि आप एक महीने का टारगेट बना के चले कि मेरे को ₹10 इन्वेस्टमेंट करने हैं या ₹20 इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप स्मॉल क्वांटिटी में लेके चलें। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए अगर कोई बड़ी गिरावट आई भी तब भी आप उसमें बाय करेंगे। तो जब आप एक व्यू भी लेके चल रहे हैं कि भाई मेरे को 4 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू लेके चलना है, तो आपका एक्यूमुलेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी कुछ उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे गोल्ड से रिलेटेड। क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि अनुज जी, कच्चे तेल की कीमतों की अगर हम बात करें कि अभी जो अनिश्चितता है लगातार वो बनी हुई है, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के समय में उसका जो डिमांड सप्लाई का गणित आप कैसे, अगर मैं बोलूँ कि दर्शकों के लिहाज से आप समझाएं तो क्या होगा? देखिए क्रूड के जो भाव चलते हैं वो जनरली चलते हैं यूएस मार्केट से, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हालांकि ओपेक प्लस मेंबर जो मिडल ईस्ट है वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बट वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसकी वजह से काफ़ी जो रिफाइनरीज है वो बंद हो गई हैं। यूएस के अंदर भरपूर स्टॉक है क्रूड का। यूएस के अंदर बहुत सारा इन्वेंट्री बहुत हाई है, मगर इशू क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो वेसल्स चलते हैं, शिपमेंट चलते हैं, वो टाइम से नहीं आ पा रहे इंडिया के पास, या जो कंज्यूमिंग कंट्री जैसे आपका एशियन कंट्रीज हो, कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसकी वजह से ब्रेंड के भाव बहुत बढ़ गए हैं, क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं, केवल इस वजह से क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। जिस दिन वो सप्लाई चालू हो गई, जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ओपन हो गया, तो क्रूड के भाव आपको वापस नीचे धाराशायी होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि क्रूड में प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जो सप्लाई चेन है वो वहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है। जिस दिन सप्लाई चेन दोबारा चालू हो गई, क्रूड के भाव आपको दोबारा से धाराशायी होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। ओपेक प्लस देशों की अगर मैं बात करूं तो उत्पादन में जो कटौती हो रही है लगातार, ग्लोबल मार्केट खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर जिस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है, तो आगामी दिनों में आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था भारत के लिहाज से अगर देखें, भारत की कितनी आपको डाउन या अप जाती हुई नजर आ रही है? देखिए क्रूड का भाव का बढ़ना ये हर इकोनॉमी के लिए इशू है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो। क्योंकि अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, तो वहाँ पर उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, इकोनॉमी के लिए डेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, इवन मिडल ईस्ट हो, वहाँ भी सबको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने की वजह से जो है भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इशू आते हुए दिखाई देंगे। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा इंडिया के लिए रहता है, तो वो यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। जीडीपी भी यहाँ पर आपको गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो आपकी करेंसी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है। हम देख रहे हैं हमारा जो रुपया है वो यहाँ पर डॉलर की डिमांड की वजह से डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जिस दिन आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चालू हो गया, वापस आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे आती हुई दिखाई देगी। आपने डॉलर की बात की, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू रहती है कि रुपया जो है वो डाउन हो रहा है, तो ये डॉलर की डिमांड की वजह से रुपया डाउन हो रहा है या फिर डॉलर मजबूत हो रहा है इस वजह से रुपया डाउन? देखिए डॉलर डिमांड होगा, डॉलर की डिमांड है, क्योंकि देखिए हम क्रूड बाय कर रहे हैं, सारी जो पेमेंट्स है हमारी डॉलर में होगी, बिल्कुल। तो इसलिए हम अभी हम पहले $60 में क्रूड बाय कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमारी डॉलर की डिमांड थी। आज हम 110 पे क्रूड बाय कर रहे हैं, तो उसमें हमारी डॉलर की डिमांड है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसकी वजह से रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है। अच्छा, भारत अपना ज़रूरत का जो 80% के आसपास जो तेल है वो आयात ही करता है, वो इंपोर्ट करता है। वैसे में अगर क्रूड इसी तरीके से अस्थिर रहा तो हमारी जो घरेलू महंगाई है वो आपको कहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए इसका इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारी जो हम पहले डिपेंडेंट थे बहुत सारी चीज़ों पे, दालों के ऊपर, खाने के तेलों के ऊपर, अब हम मैक्सिमम भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपको देखने को पड़ेगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है जो कि नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं दालों के लेवल पे, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं एडिबल ऑयल के उसमें। तो खाने के तेल भी हम पूरी तरीके से अपने इंडिया में रख रहे हैं। हम दालों में, गेहूं में, चावल में, एग्रीकल्चर में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं। तो हमको इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। केवल हो सकता है कि जो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर है, बट हाँ ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंडिया पे आता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ कच्चा तेल और एक तरफ ईवी गाड़ियों की डिमांड और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी जिस तरीके से देखने को मिल रही है,
क्या लॉन्ग टर्म में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं या फिर ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ सकती है भारत के हिसाब से, आप बताइएगा। देखिए, क्रूड के भाव जो बढ़े हैं ना, वो केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बढ़े हैं। यहाँ पर सप्लाई जो है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है यूएस के अंदर। ड्रिलिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर जो क्रूड के भाव बढ़े, हमें समझना पड़ेगा कि क्रूड के भाव क्यों बढ़े हैं। वो केवल बढ़े हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चेन की वजह से। जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू हो गया, वापस आपको क्रूड के भाव वापस $60-70 पर आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये जो लॉन्ग टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म है, जल्दी ही सॉल्व होता हुआ देखेगा। जिस तरीके से ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं और ईरान बात कर रहा है, तो हो सकता है कि किसी न किसी वो पक्ष में आते हुए दिखाई दें जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू होता हुआ नजर आए। तो जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू है, क्रूड के भाव नीचे आ जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम ईवीज की बात कर रहे हैं, तो भारत पूरा जोर दे रहा है ईवीज के ऊपर कि आप ईवीज को चालू करें। और ईवीज में हम देख रहे हैं कि जो मार्केट शेयर है ईवीज का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम इथेनॉल ब्लेंडिंग पे भी जो फोकस कर रहे हैं कि हम जो पहले इथेनॉल 20% हम ब्लेंड कर रहे थे, वो हम 30% ब्लेंड करें। तो क्रूड के अंदर फिर हम जब 30% ब्लेंड करना चालू करेंगे, तो उससे भी क्रूड के भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे जो है ईवीज के ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे अब इथेनॉल पे शिफ्ट हो रही है। तो क्रूड का इतना बड़ा इंपैक्ट मुझे लगता नहीं भारत में पड़ेगा। रूस से तेल खरीदा था भारत ने, और आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया कि आप चाहें तो मतलब रूस से जो तेल खरीदा है, अब भारत उसे ला सकता है, जब ईरान ने अपना वर्चस्व जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाया था। अर्थव्यवस्था को इससे हमारी भारत को बहुत बड़ा कुशन मिला, मतलब उसे बढ़ावा मिला, जो लगातार ऐसा लग रहा था कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। क्या मौजूदा हालात में रणनीतिक फ़ायदा अभी भी भारत के लिहाज से अगर देखें तो वो बरकरार है यहाँ पर? देखिए, मुझे ध्यान है जब ट्रेड वॉर चल रहा था, तो ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई आप रशिया से क्रूड नहीं ले सकते। हाँ। बट अब हम देख रहे हैं कि रशिया से हम क्रूड ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये एक शो करता है कि भारत की जो स्ट्रांगनेस है वो कितनी ज़्यादा है कि आप रशिया से क्रूड ले रहे हैं। ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, यूएस से ऑलरेडी हमारे संबंध अच्छे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शो करता है कि हमारा जो राजनीतिक जो हमारा दाव पेच है वो कितना स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर बाकी नेशंस के मुकाबले। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अब हम रशिया से क्रूड ले, और रशिया एग्री भी है क्रूड देने के लिए। तो मुझे लगता है कि क्रूड का इम्पैक्ट हमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्रूड देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आने वाले 6 महीनों की अगर मैं बात करूं तो ब्रेंट क्रूड और WTI के लिए आपका आउटलुक क्या कहता है? आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी आई ना, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरे को लगता है कि आने वाले 6 महीनों में क्रूड के भाव वापस आपको $70-80 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म में आपको अभी जैसे ही सेटल होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू होगा, तुरंत आपको गिरावट आती दिखाई देगी। हमने देखा भी था, जैसे ही ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया था कि सीज फायर है, सडनली क्रूड के भाव 16% गिर गए थे। बिल्कुल गिर गए। जिस दिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया, आपको दोबारा से क्रूड के भाव गोते लगाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर ईरान और अमेरिका के बीच आपने तनाव की अभी जस्ट बात की है, और फुल स्केल वॉर मतलब पूर्ण युद्ध में अगर ये बदल जाता है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल के भाव जो है वो कितनी ऊपर तक आपको जाते हुए दिखाई देंगे, अगर फिर से माहौल वही बन जाता है? देखिए, अगर माहौल ख़राब हो गया, बहुत एग्रेसिव वॉर हो गया, तो फिर हो सकता है कि आपको क्रूड के भाव $150 या $200 तक भी जाते हुए दिखाई दे, क्योंकि सारा हमारा दारोमदार स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर लंबी समय के लिए बंद हो गया, तो फिर आपकी जो कॉस्टिंग है, क्रूड मंगाने की जो प्रक्रिया, वो लंबे रूट से लानी पड़ेगी, जहाँ पर आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं उसका झटका क्रूड के भावों पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये पूर्ण वॉर में तब्दील हो गया, तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट क्रूड के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड जो है अभी उबल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं, और भारत में अभी चुनाव और सरकारी नीतियों के कारण हमने अक्सर देखा है कि जो दाम है वो बढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि भी कहा जाता है कि जब चुनावी समर आता है तो सब कुछ, महंगाई स्थिर रहती है, सारी चीज़ें स्थिर रहती है, कुछ भी बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अभी जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, बंगाल में अभी हो रहे हैं, तमिलनाडु, इसके बाद आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी बहस ये हो रही है कि हो सकता है कि दाम बढ़ सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद हो, ये एक राजनीतिक दावपेच होते हैं कि इलेक्शन से पहले स्टेबल रखने के लिए चीज़ों को रखा जाता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में क्रूड का ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारी आत्मनिर्भरता है, जो हमारे अनाज के ऊपर या एडिबल ऑयल के ऊपर हमारी बहुत अच्छी खासी है। हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर चुके हैं यहाँ पर, और हमारे पास अगर आप देखेंगे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, चाहे आप चावल की बात करें, गेहूँ की बात करें, अनाजों की बात करें, दालों की बात करें, या खाने के तेलों की बात करें, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा को इतना बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब क्योंकि देखिए, भारत की इकोनॉमी कृषि प्रधान है, और यहाँ पे कृषि की जो व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड के भावों का ऊपर जाना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा।
दर्शकों के लिहाज से इस सवाल को बताइएगा आप कि अमूमन ऐसा देखा नहीं गया। हम इतिहास को अगर उठा के देखते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें मिलती ही नहीं हैं कि किसी प्राकृतिक, अगर हम बांध की तरह से अगर देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, कि यहाँ पर किसी देश ने अपना वर्चस्व पूरी तरीके से हावी करने की कोशिश की हो। क्या आपको लगता है कि ईरान ने जो अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया था और इसके बाद उसने देखा कि अगर मेरा यहाँ पर कब्जा रहता है तो पूरे विश्व को मैं यहाँ से हिलाने की ताकत रख सकता हूँ, और क्या यही वजह है कि ईरान अभी तक इसी जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं नहीं हटूंगा? देखिए वो तो बिल्कुल है ही। आप देखिए इस चीज़ में उसको दिख रहा है कि एक तरीके से जो ट्रम्प साहब ने भी कहा कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ। ये तो उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई अगर हम उनकी शर्त नहीं मानेंगे तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसको ब्लॉक करके रखेंगे। हालांकि यूएस भी उसको ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये यहाँ पर अब जो सीन चल रहा है ना वो बातचीत को लेकर चल रहा है कि आप मेरी शर्तें मानो नहीं तो मैं ये करूंगा, आप मेरी शर्तें मानो नहीं तो ये करिए। जैसे दो बच्चे लड़ते हैं वैसे वहाँ पर लड़ाई होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये केवल एक ब्लैकमेलिंग वाला पार्ट है और ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। कहीं ना कहीं यूएस जो है अपनी पावर को यूज़ करता हुआ दिखाई देगा, या फिर इंडिया के साथ कोई ना कोई संधि जो है ईरान की होती हुई दिखाई देगी, या ईरान के यूएस और इंडिया की संधि होती हुई दिखाई देगी। हालांकि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है बट वो विफल रहा है दोनों बातचीत में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं यूएस और ईरान अब कहीं जो है नए पहलू पर आएंगे और इसको सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो ये ब्लैकमेल वाला पार्ट मुझे लगता है ज़्यादा चलेगा नहीं। क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान इजराइल की लड़ाई भले थी, भले ही यूएस बीच में आया, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान जो है वो ये दिखाना चाहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो फिर मैं ये विश्व में कर दूंगा। देखिए उसके बाद आप लोग एक ब्लैकमेल वाली बात है जो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेप ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पर जो क्रूड की सप्लाई है, क्योंकि वो प्राकृतिक है, कोई आपका मैनमेड नहीं है और वो आपका लैंड भी नहीं है, आपके पास से निकल रहा है तो इट मीन्स आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी इस पे कोई डिसीजन आता होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ये नहीं कहता है शायद कि आप किसी मानव निर्मित अगर कोई स्थान है, कोई जगह है, कोई बांध है, आप वहाँ पर टैक्स लगा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप जो प्राकृतिक है वहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसा शायद कुछ। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, टैक्स तो हो सकता है कि ईरान उसको ओपन कर दे, बट हो सकता है उसके ऊपर टोल लगा दे। हाँ। ये एक ऑप्शन है कि वो बोलेगा ठीक है मैं चालू कर रहा हूँ बट मैं टोल लगा रहा हूँ उस पर। तो वो टोल वाली बात जो है वो हो सकती है कि ईरान वहाँ पे टोल लगा दीजिए, मेरे यहाँ से गुजर रहा है तो मैं यहाँ पर टोल लगा सकता हूँ, वो एक पार्ट हो सकती है। बट पूरी तरीके से बंद ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब वॉर की बात चल ही रही है तो वॉर की बात कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव इस समय आपको देखने को मिल रहा है, उसका ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, विशेषकर एनर्जी सेक्टर की बात करूँ, वहाँ पर आपको कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए असर उसी का पड़ता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से क्रूड के भाव $60 से लेकर $120 चले गए थे। खाने के तेल भी यहाँ पे जंप कर गए थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो सप्लाईज़ है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। खाली क्रूड ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लाई नहीं हो पा रही, शिपमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, जिसमें आपके गोल्ड सिल्वर भी हैं, जिसमें मेडिसिन भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सप्लाईज़ हैं वो उतनी प्रॉपर नहीं आ पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस वॉर की वजह से जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरा इंटरनेट सप्लाई सिस्टम वो पूरा डिसमैनेजमेंट हो गया। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो आपको क्या लगता है कि कितनी सप्लाई चेन बाधित हो सकती है? देखिए बिल्कुल सप्लाई चेन बाधित है। अब अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट बाधित है, एक्सपोर्ट की बात करें एक्सपोर्ट बाधित है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, भारत यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। तो हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में पहले राइस जाता था, अब उसकी वजह से राइस जाना बंद हो गया। तो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है। हम बहुत बड़ा जो निर्यात है वो मसालों का करते हैं और मसाले जो हैं वो नहीं जा पा रहे हैं मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इशूज़ है वो वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि जो हम एक्सपोर्ट यहाँ से हम कर रहे थे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अनुज, आपने गोल्ड, क्रूड ऑयल और दुनिया भर में चल रहे इस जटिल जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, तनाव भी बना हुआ था, उस पर बारीकी से अपनी राय रखी है, रिसर्च गहराई से अपने विचार रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखिए आपकी इस पर क्या राय है, मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।